हुआ है महारो राजस्थान का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबर से करते हैं जो जोधपुर से आ रही है। डर्टी प्रोफेसर के खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि एमबीएम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन हो रहा है। प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि प्रोफेसर पर छेड़छाड़ का आरोप है। कुलपति का घेराव करने की भी एबीवीपी के छात्रों की तरफ से तैयारी की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त जोधपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर डर्टी प्रोफेसर, वो प्रोफेसर जिसका काम होता है अपने छात्रों को पढ़ाना, उनको दिशा दिखाना, लेकिन उनके खिलाफ बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। एमबीएम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के खिलाफ यह प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहां पर छात्र, एबीवीपी से जुड़े हुए कार्यकर्ता और तमाम लोग ये मांग कर रहे हैं कि डर्टी प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और प्रोफेसर पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है और बाकायदा कुलपति का, वाइस चांसलर का घेराव करने की भी इनकी तरफ से तैयारी की जा रही है। रंजन दवे जोधपुर संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ। आइए सीधा बात करते हैं। रंजन, किस तरह के आरोप प्रोफेसर पर लगे हैं? क्या उनका वर्जन मिला? क्या उनका सफाई में कहना है? और अभी एबीवीपी के छात्र क्या चाह रहे हैं? देखिए, जिस तरह का माहौल यहाँ बना है, मैं बताना चाहूंगा कि मैं इस समय यहाँ निश्चित तौर पर एमबीएम विश्वविद्यालय का जो परिसर है, प्रशासनिक खंड है, वहां मौजूद हूँ। और जो ताजा तस्वीरें लाइव सीधी जो अपने टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही है, उसके तहत छात्रों ने यहाँ डेरा डाल रखा है और छात्राएं अपनी मांग को लेकर के यहाँ मौजूद है। निलंबन की मांग के साथ साथ पुलिस एफआईआर की जो मांग है वो प्रमुखता से की जा रही है। छात्रों का ये आरोप है कि लगातार इस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर के प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन जो है वो कहीं न कहीं इस स्थिति में है कि कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि प्रशासन जो है वो बचाने का प्रयास कर रहा है, कहीं न कहीं छात्रों की अनदेखी की जा रही है। एबीवीपी ने इस मामले को अब उठाया है और एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है वे यहाँ पहुंचे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अभी किस तरीके से क्या बात हुई है और क्या आप आगे जाएंगे? यहाँ पर हमने आग्रह किया है कुलपति को यहाँ पर हाजिर होकर छात्रों को जवाब देने के लिए, लेकिन कुलपति यहाँ पर नहीं आने के लिए तैयार है। वो यहाँ पर आने के लिए मना कर रहे हैं। तो उस विषय को लेकर कुलपति कितने गंभीर है वो हम सबको दिख रहा है। यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला एक बार आप बताने का प्रयास करें। ये पूरा मामला ये है कि पुलकित गुप्ता यहाँ पर आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में एचओडी है, उसके द्वारा एक छात्रा का सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया है। उसके बाद 38 गर्ल्स ने उसके सामने आवाज उठाने का हिम्मत की है, साहस किया है। उसके बाद ये विषय शायद से 20 तारीख को उजागर हुआ है। उसके बाद 8 दिन हो गए, आज तक वाइस चांसलर द्वारा एक कमेटी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। 2 दिन पहले एबीवीपी ने मांग की थी कि इस पुलकित गुप्ता पर एफआईआर फाइल की जाए, उसको टर्मिनेट किया जाए। अभी तक उसको टर्मिनेट नहीं किया गया। कहीं ना कहीं वाइस चांसलर खुद ऐसे पाखंडी प्रोफेसर का फेवर ले रहे हमको दिख रहा है। देखिए, छात्रों की अलग अलग मांग है, छात्र अपनी बात पर अड़े हुए हैं। अभी कुछ देर पहले डीन से भी बात हुई थी, छात्र आपके पास आए हैं। किस तरीके से अब ये पूरा मामला है? इस संबंध में छात्रों की जो शिकायत प्राप्त हुई है उस पर गंभीरता से प्रशासन ने विचार करते हुए जो हमारी तय प्रक्रिया होती है उसके तहत 2 कमेटियां बना दी गई है। वो कमेटियों ने बच्चों के बयान भी लिए हैं, संबंधित शिक्षक को भी बुलाया है, उनके भी बयान लिए हैं। वो प्रक्रिया भी चालू है। आज भी कमेटी की मीटिंग है जिसमें जो बच्चों ने और कुछ दूसरी तरीके के इल्जाम, 2 अलग अलग तरह की कमेटियां बनेगी। दूसरी कमेटी में भी आज बच्चों को बुलाया गया है और वीसी साहब जितना हमारे नियम हमारे को परमिट करते हैं उसके अनुसार जितना त्वरित गति से हो सकता है वो कार्रवाई की जा रही है। इलेक्टेड बॉडी जो है यहाँ की जो इलेक्शन जिन्होंने जीता स्टूडेंट्स, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 48 आवर्स का ये बात कही थी लेकिन कुछ भी नहीं निकल गया है। नहीं, अभी इस वर्ष की तो कोई इलेक्टेड बॉडी हमारे यहाँ है नहीं, लेकिन जो पिछले साल। ठीक है रंजन, आप लगातार बातचीत जारी रखिए, आपसे आगे अपडेट लेंगे इस बड़े मामले पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका, क्योंकि दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होनी है और अमित शाह और जेपी नड्डा बैठक में मौजूद हैं। बैठक चल रही है बीजेपी मुख्यालय में, कोर ग्रुप की बैठक जारी है। सबसे पहले मध्य प्रदेश को लेकर बैठक हो रही है। कुल मिलाकर 14 राज्यों की कोर ग्रुप की बैठक होनी है। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा भी
बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में पहुंचे हुए प्रभारी अरुण सिंह समेत अन्य नेता भी इस कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे। सीईसी की बैठक से पहले उम्मीदवारों के पैनल पर फाइनल मंथन होगा। तो ये दिल्ली की खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होनी है, अलग अलग राज्यों की बैठक होनी है, इसमें राजस्थान भी शामिल है। अमित शाह और जेपी नड्डा बैठक में मौजूद हैं। बैठक वैसे शुरू हो चुकी है, आपको बता दें कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में सबसे पहले मध्य प्रदेश को लेकर बैठक हो रही है। कुल मिलाकर 14 राज्यों की कोर ग्रुप की बीजेपी की बैठक होगी। सीएम भजनलाल शर्मा इधर राजस्थान से प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं बैठक में शामिल होने के लिए। वहीं प्रभारी राजस्थान के बीजेपी के अरुण सिंह समेत अन्य नेता जो कोर कमेटी में शामिल हैं वो बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं मुख्यालय में बीजेपी के दिल्ली के। और इस दौरान सीईसी की बैठक से पहले उम्मीदवारों के पैनल पर फाइनल मंथन किया जाएगा। बाकायदा लोकसभा चुनाव में किस तरह से 25 सीटों पर फतेह हासिल करते हुए एक बार फिर से हैट्रिक लगानी है 25 की 25 सीटें जीतकर, तो इसी लिहाज से ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, क्योंकि इस बैठक में यहाँ राजस्थान की टीम की तरफ से जाहिर तौर पर पैनल जिसमें अलग अलग सीटों को लेकर नाम रखे गए होंगे वो रखे जाएंगे यहाँ बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के पास, और फिर उस पर मंथन होगा। लखवीर सिंह शेखावत दिल्ली में आज की इस बड़ी बैठक पर नजर बनाए हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। लखवीर, तो कई राज्यों की आज बैठक होनी है, उसमें राजस्थान भी है और राजस्थान के कोर टीम पहुंच चुकी है। माना जाए कि वो अपनी तरफ से पैनल तैयार करके गए हैं जो कि केंद्रीय नेताओं के सामने रखेंगे और बताएंगे क्या पैनल को लेकर रणनीति तैयार की गई, किस नाम को किस लिहाज से रखा गया है। जी बिल्कुल, देखिए कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, उससे पहले आज करीब 1 दर्जन राज्यों के कोर ग्रुप के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और माफ कीजिएगा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष तमाम राज्यों के कोर ग्रुप के साथ बैठक करेंगे और उन्हें जो पैनल तैयार करके लाए गए हैं प्रदेश इकाई के द्वारा उस पर फाइनल मुहर लगेगी। देखिए राजस्थान इकाई ने कल देर रात भी सीएमआर में बैठक की थी और उस बैठक में 3-3 नामों के पैनल प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों पर तैयार किए हैं। अब उन तमाम सीटों पर आज फाइनल मुहर लगेगी, फाइनल होमवर्क किया जाएगा, क्योंकि कल जब सीईसी की बैठक होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, तो उस बैठक में अधिकांश सीटों को लॉक करने का प्रयास केंद्रीय आलाकमान का रहेगा। ऐसे में उससे पहले तमाम सीटों पर एक बार फिर से होमवर्क किया जा रहा है, बातचीत की जाएगी ताकि जो स्टेट की तरफ से फीडबैक आया है और जो सेंट्रल एजेंसीज का जो सर्वे फीडबैक है उसको मैच किया जाए और उसी आधार पर टिकट बांटा जाए। क्योंकि राजस्थान में हमने देखा है पिछले 2 चुनावों में 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में 25 की 25 लोकसभा की जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में राजस्थान की जनता ने दी हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान से इस बार भी उम्मीद है कि 25 की 25 सीटें आए और इसके लिए अगर कोई ठोस कदम भी उठाना पड़े तो उसके लिए बीजेपी तैयार है, क्योंकि हमारे जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बार करीब आधा दर्जन से 1 दर्जन सीटों पर टिकट मौजूदा सांसदों के काटे जा सकते हैं जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, स्थानीय इकाई जिनसे नाराज है, सर्वे में उनका फीडबैक अगर ठीक नहीं है, तो करीब आधा दर्जन से 1 दर्जन सीटें ऐसी होंगी जहां पर बीजेपी इस बार नया प्रयोग करते हुए नए सांसदों को चुनावी मैदान में उतारेगी, नए प्रत्याशियों को चयन करेगी। इसीलिए लगातार मंथन किया जा रहा है और आज की जो कोर ग्रुप की बैठक है वो कुछ देर के बाद बीजेपी मुख्यालय में शुरू होगी। फिलहाल मध्य प्रदेश कोर ग्रुप के साथ आलाकमान का मंथन हो रहा है, जिसके बाद राजस्थान की कोर ग्रुप की बैठक होगी और उस बैठक में तय किया जाएगा कि आखिरकार कितनी सीटों पर सिंगल नाम के पैनल कल सीईसी को सौंपे जाएं, जिसको कि लॉक कर लिया जाएगा कल की बैठक के बाद। रविंद्र, अच्छा, थोड़ा समय जानना चाहेंगे। अभी एक बैठक सबसे पहले कहा जा रहा है मध्य प्रदेश को लेकर चल रही है, ये राजस्थान की मीटिंग का क्या समय हो सकता है, कितनी देर बाद होगी? देखिए फिलहाल मध्य प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक आलाकमान के साथ चल रही है। इस बैठक के समाप्त होने के बाद
गुजरात और राजस्थान की बैठक होगी। पहले राजस्थान को बुलाया जाएगा, फिर गुजरात की बैठक होगी और उसके बाद अन्य राज्यों का नंबर आएगा। करीब 1-2 घंटे चलने वाली बैठक में तमाम सीटों पर डिस्कशन किया जाएगा। जो फीडबैक सर्विस के द्वारा आलाकमान के पास आया है उस पर चर्चा होगी। तो वहीं स्टेट इकाई का जो पैनल बनकर आए हैं उस पर एक एक कैंडिडेट पर चर्चा की जाएगी कि अगर किसी प्रत्याशी को, किसी भी नेता को प्रत्याशी बनाया जाता तो उसका क्या ड्रॉबैक होता है और क्या फायदा होगा। तमाम चीजों पर क्रॉस चेक करने के बाद जो 3-3 नामों के पैनल हैं उसको शॉर्ट करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि सीईसी को सिंगल नाम के पैनल सौंपे जा सकते हैं क्या अधिकांश सीटों पर। इस प्रकार का प्रयास जेपी नड्डा और अमित शाह का है और इसीलिए राजस्थान ही वो ऐसा राज्य है जिसकी कोर ग्रुप की बैठक 7 दिन के भीतर दूसरी बार बिल्कुल नजर रखिएगा। जैसा आपने बताया कि अभी मध्य प्रदेश की बैठक चल रही है और कुछ देर के बाद मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान की कोर ग्रुप की यह बैठक होगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नजर बनाकर रखें, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। जोधपुर की बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां वराहा इंफ्रा ग्रुप पर लगातार तीसरे दिन आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई जारी है। छापों में बड़े पैमाने पर काली कमाई का खुलासा हुआ है। वराहा इंफ्रा ग्रुप की 200 करोड़ की काली कमाई सामने आई है, उजागर हुई है। 155 करोड़ के फर्जी लोन ट्रांजैक्शन का भी इसमें खुलासा हुआ है। 30 करोड़ की ब्लैक मनी के लेन देन का भी खुलासा हुआ है। छापों में 13.5 लाख की विदेशी मुद्रा जब्त की गई है। ग्रुप संचालकों पर फेमा एक्ट में मुकदमा भी दर्ज होगा। वराहा ग्रुप की 3.5 करोड़ की बेशकीमती ज्वेलरी भी जब्त की गई है। वहीं 53 लाख रुपए की नकदी को आयकर विभाग ने जब्त किया है। इसके अलावा वराहा ग्रुप संचालकों के गोरख धंधे का खुलासा हुआ है। आयकर विभाग ने ग्रुप संचालकों की व्हाट्सएप चैट से हेराफेरी को पकड़ा है। वराहा इंफ्रा ग्रुप में 16 शेल कंपनियों से बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। ग्रुप में कागजी कंपनियां बनाकर करोड़ों का गोरख धंधा किया गया है। वराहा ग्रुप की तरफ से शेल कंपनियों में बनाए गए हैं फर्जी डमी निदेशक और ठेके और निर्माण कार्यों के लिए डमी कंपनियों से बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। शेल कंपनियों के कारोबार का बुक अकाउंट में हिसाब किताब नहीं मिला है और जांच एजेंसियों को भी शेल कंपनियों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, जिसको अब पकड़ लिया गया है। आयकर विभाग मुफत सिंह राव, प्रेम सिंह राव से गहनता से अब पूछताछ करेगा और जो ये फर्जीवाड़ा है, जो काली कमाई सामने आ रही है, जो गलत सारी जानकारी निकल कर आ रही है बाहर, उनको लेकर पूछताछ की जाएगी। तो आपको बता दें, तीसरा दिन हो गया है आज। लगातार 3 दिन से वराहा इंफ्रा ग्रुप पर लगातार आयकर विभाग की यह कार्रवाई हो रही है और आयकर विभाग खुद सन्न रह गया है, क्योंकि जिस तरह से अनियमितताएं की बात सामने आई थी, अब और ज्यादा तह तक जाने की आयकर विभाग की तरफ से कोशिश हो रही है। चंद्रशेखर हमारे संवाददाता जोधपुर से और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। तो चंद्रशेखर, अब तैयारी कंपनी के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे पूछताछ की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हो रही है। चंद्रशेखर, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, सवाल ये कि अब इनकम टैक्स की तैयारी ये है कि जो बड़े अधिकारी हैं ग्रुप के, उनसे पूछताछ की जाए और ये जो भी चीजें सामने आ रही हैं उस पर क्लैरिफिकेशन लिया जाए। देखिए, बात करें तो जिस तरह से जो वराहा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के यहाँ पे लगातार जो पिछले 3 दिनों से कार्रवाई चल रही है, इस दौरान जो कई अनियमितता सामने आने की खबर सामने आई है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि कंपनी ने करीब 800 से 900 करोड़ का टर्नओवर सालाना बताया है। इसके अलावा जो है बड़ी आयकर की चोरी जो है कंपनी द्वारा की गई है। सूत्रों के हवाले यह भी खबर मिली है कि सेल कंपनियों के माध्यम से जो फर्जी कंपनियां होती है, जो मिथ्या कंपनी जो कि सिर्फ पेपर्स में चलती है, उन कंपनियों का निर्माण करके जो है नकदी का जो है पैसे का ट्रांजैक्शन किया गया और जो जनरली इस तरह की कंपनियां जो अपने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी काम आती है और इनकम टैक्स चोरी के लिए भी जो है इस तरह की कंपनियों का निर्माण किया जाता है, जो कि भ्रामक कंपनियां होती है, सिर्फ पेपर्स में होती है। तो इस तरह से जो है आयकर विभाग की जो नकदी है उसको टैक्स की चोरी करने की बात सामने आ रही है। तो निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जब कोई बड़ा अगर चोरी का मामला सामने आता है तो जो कंपनी के जो निदेशक हैं इनसे भी जो लगातार पूछताछ की जाएगी और आगे की कार्रवाई को संपादित किया जाएगा। सूत्रों के हवाले मिली जानकारी के अनुसार जिस तरह से सेल कंपनियों को उपयोग लिया गया है और चूंकि ये कंपनियां जो है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ही ज्यादा बनाई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे। फिलहाल शुक्रिया आपका। और अब यह अजमेर की ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं। अजमेर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई देखने को मिली है।
एडीए ने खेड़ा गांव से अतिक्रमण को हटाया है। आपको बता दें कि अवैध रूप से समाज विशेष ने निर्माण कर लिया था यहां पे और बिना स्वीकृति के कई गतिविधियां यहां पर संचालित हो रही थी। 5 बीघा जमीन पर अवैध रूप से निर्माण भी कर लिया था। ग्रामीणों के विरोध किए जाने पर समझाइश दी गई। जॉन रावत के साथ बाकी लोगों पर कार्रवाई की गई है। तो अजमेर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई आज यहां देखने को मिली है, जहां एडीए की तरफ से खेड़ा गांव से अतिक्रमण को हटाया गया है। बाकायदा वहां पीला पंजा और बुलडोजर चला है और जिस तरीके से अवैध रूप से समाज विशेष ने यहां पर निर्माण किया हुआ था उस पर कार्रवाई की गई और बिना स्वीकृति के कई तरह की गतिविधियां संचालित हो रही थी। 5 बीघा जमीन पर अवैध रूप से निर्माण किया हुआ था। ग्रामीणों के विरोध किए जाने पर अब समझाया बुझाया गया है। अशोक से बात करते हैं, हमारे अजमेर संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तो अजमेर में ये अवैध रूप से जो न सिर्फ अतिक्रमण किया गया था बल्कि निर्माण भी कर लिया गया था, अब ये कार्रवाई हो गई है, शांतिपूर्वक कार्रवाई हो रही है? जी बिल्कुल, फिलहाल जो है शांतिपूर्वक कार्रवाई हो रही है। जो इमारत खड़ी की थी या चार दीवारी खड़ी की थी उसको यहाँ पर हटाने की कार्रवाई की जा रही है और कुछ जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। उन्हें जो है पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता यहाँ पर लगाया गया है, समझाइश की गई है। फिलहाल जो है गतिरोध नहीं है, लेकिन पुलिस द्वारा अतिरिक्त जाब्ता लगाकर सभी से समझाइश की जा रही है कि यह जो भूमि है वो अजमेर विकास प्राधिकरण की बेशकीमती भूमि है। 5 बीघा पर यह जो अतिक्रमण किया गया था, यहाँ पर अनैतिक जो गतिविधियां हैं वो की जा रही थी और निर्माण भी बड़ी संख्या में कर लिया गया था। तो इसको ध्वस्त करने की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जो अजमेर विकास प्राधिकरण के जो पीले पंजे हैं उनके माध्यम से जो है जो बिल्डिंग बनाई गई थी, बड़ा जो उसमें काम किया गया था, जिसमें बताया जा रहा है कि स्टूडियो भी बनाया गया था और अलग अलग जो चीजें हैं वो बनाई गई थी। तो ये क्यों बनाई गई थी इसे लेकर भी जो है प्रशासन जानकारी जुटा रहा है। फिलहाल जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। लोगों से समझाइश यहाँ पर की गई है। 1-2 जो लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे भी समझाइश की जा रही है कि जो भूमि है वो अतिक्रमण करके यहाँ पर जो है कब्जा किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक भाटिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए। जयपुर से खबर है जहां पर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में नए अध्यक्ष का इंतजार अभी भी है। दूसरी तरफ आरसीए की जांच जारी है। सहकारिता रजिस्ट्रार की ओर से जांच की जा रही है। 5 बिंदुओं पर आरसीए की कमियां तलाशी जा रही हैं। जांच के बाद अब एडहॉक कमेटी बनेगी या नहीं, इस पर अब संशय की स्थिति है। कार्यवाहक अध्यक्ष को लेकर बात सामने आई है। अंतरिम अध्यक्ष लगाने में कानूनी अड़चन भी सामने आ सकती है, इसीलिए इस पहलू पर इंतजार बढ़ गया है। जनरल बॉडी मीटिंग जल्द बुलाई जा सकती है। राजस्थान क्रिकेट संघ में वैभव गहलोत के इस्तीफे के बाद अब नए अध्यक्ष का इंतजार शुरू हो गया है। आरसीए में अब कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किए जा सकते हैं, लगाए जा सकते हैं, जिसे लेकर कवायद की जा रही है। लेकिन कार्यवाहक अध्यक्ष की दौड़ में कौन है और इसे लगाने की प्रक्रिया क्या होगी, आइए इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। क्रिकेट की सियासत का बॉस कौन? किस राजकुमार के सिर सजेगा ताज? कुर्सी खाली, किसकी होगी दावेदारी? आरसीए की रेस, कौन होगा फेस? पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के इस्तीफे के बाद से ही आरसीए के अध्यक्ष पद की कुर्सी खाली है। हालांकि अभी आरसीए पर एमओयू खत्म होने के बाद से ही ताले लगे हुए हैं, लेकिन आरसीए की बाकी पूरी कार्यकारिणी नए अध्यक्ष की ताजपोशी की कवायद में जुट गई है। वैसे तो अध्यक्ष के लिए चुनाव कराने होंगे, लेकिन इससे पहले एक कार्यवाहक अध्यक्ष लगाकर आरसीए का कामकाज संचालित किया जा सकता है, ताकि स्टेडियम को लेकर एमओयू हो सके और आईपीएल मैचों की राह भी आसान हो सके। अध्यक्ष का इस्तीफा होने के बाद अध्यक्ष का पद खाली हो गया और खाली होने की स्थिति में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का संविधान और स्पोर्ट्स एक्ट जो कहता है उस हिसाब से सब मिलके सब लोग निर्णय लेंगे, क्योंकि ये निर्णय कोई एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। तो सामूहिक निर्णय होगा और उस सामूहिक निर्णय में जो भी फैसला लिया जाएगा वो कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष पद की रेस में राजेंद्र राठौर के बेटे पराक्रम सिंह की दावेदारी चर्चा में रही है, लेकिन मंत्री गजेंद्र सिंह खैबसर के बेटे धनंजय सिंह को भी बड़ा दावेदार माना जा रहा है। इन सब के बीच में उद्योगपति मुकेश शाह का नाम भी रेस में बना हुआ है। हालांकि जिला संघ और राजस्थान क्रिकेट संघ के पदाधिकारी अभी किसी का नाम लेने से बचते नजर आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय द्वारा इस्तीफा देने के बाद राजस्थान के अध्यक्ष की कुर्सी खाली हो चुकी है। 33 जिला संघ के सचिव और 99 मेंबर मिलके इस बात का निर्णय करेंगे। जो अच्छा व्यक्ति हो 99 लोग उसको हम अध्यक्ष के लिए आगे करेंगे।
क्या मान के चल रहे हैं जो अध्यक्ष आएगा वो कौन कौन से फैसले ले सकता है? पहले IPL भी है, MOU भी है, नया स्टेडियम जो बन रहा है वो भी है। राजस्थान का जो अध्यक्ष आएगा वो क्रिकेट की बहाली के लिए काम करेगा, अच्छा माहौल क्रिकेट का पैदा करेगा, स्टेडियम का निर्माण जो रुका हुआ है उसको आगे बढ़ाएगा, IPL के मैचों का आयोजन करेगा, प्रदेश में एक अच्छा क्रिकेट का माहौल पैदा करेगा खिलाड़ियों के लिए। बहरहाल राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में अध्यक्ष पद की कुर्सी अभी खाली है, लेकिन जल्द ही अध्यक्ष पद पर कार्यवाहक अध्यक्ष का नाम सामने आ सकता है। ऐसे में देखना ये होगा कि ये नाम 99 पदाधिकारी में से किसका होता है। न्यूज़ 18 के लिए महेश दादीश की रिपोर्ट। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल मंत्री कन्हैया लाल ने कोटा में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि कोटा में पानी की उपलब्धता के बाद भी अगर लोगों को टैंकर के जरिए पानी मंगवाना पड़े तो ये विभाग के लिए शर्मनाक बात है। अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। DPR बनाने के बाद भी अधिकारी फील्ड में सर्व करें, जरूरत के अनुसार योजना में संशोधन भी करें। आपको बता दें कि 400 करोड़ की लागत से योजना बनाई गई है, इसकी DPR बन भी गई है और इंजीनियर को 15 दिन में पूरा प्रोजेक्ट बनाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक के जो भी जल जीवन मिशन से लेके जो भी अमृत 2 के जो भी समस्या थी उसका समाधान करने के हमने पूरे डिस्कशन किया। सारे जो भी प्रोजेक्ट चले उन पर रिव्यू बैठक करी है और सभी अभियंताओं ने कहा कि आने वाले महीने 2 महीने में क्योंकि गर्मी का मौसम आने वाला, पानी की कई दिक्कतें आएगी, कई जो भी प्रॉब्लम को किस तरह से सारी बातें। राज्यसभा सांसद बनने के बाद चुन्नीलाल गरासिया पहली बार आज डूंगरपुर पहुंचे और डूंगरपुर जिले के साबला चौराहे के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। चुन्नीलाल गरासिया ने कहा कि भाजपा ने उन्हें प्रदेश की जनता को सेवा करने का मौका दिया है। वागड़ में उनका जन्मस्थल है और तो मेवाड़ में कर्मस्थली। पूरे प्रदेश के लोगों ने उन पर भरोसा जताया है जिस पर वो खरा उतरेंगे और लोगों की हर संभव मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में बीजेपी वागड़ के साथ ही प्रदेश की सभी 25 सीटें जीतेगी। देश में एक बार फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी जिससे देश विकास की ओर आगे बढ़ेगा। इसके बाद चुन्नीलाल गरासिया बांसवाड़ा की ओर रवाना होगा। आप सबने मुझे मेरा स्वागत किया है। पहली बार सांसद बनने के बाद आप सब कार्यकर्ताओं के बीच में हाजिर हुआ हूँ। मुझे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने और अमित शाह ने इस वागड़ के बेटे को हमारे उच्च सदन में लोकतंत्र में दिल्ली में उसमें बैठने का मुझे मौका मिला है।